हमारे चैनल पॉइंट टू लर्न पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है ट्रेड टू एम्पायर। आज हम इसी की स्लाइड्स का एकदम गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये जो प्रेजेंटेशन है ना, इसकी स्लाइड्स के जरिए हम असल में उस कंपनी की जो पूरी स्ट्रैटेजी थी उसे डिकोड करेंगे। मतलब हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि उसके पीछे का लॉजिक, वो क्यों हुआ, वो समझेंगे। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है ना, मतलब सोचकर ही अजीब लगता है। एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी जो शुरुआत में सिर्फ मसाले और कपड़े का बिजनेस करने आई थी, जिसे यहाँ कब्जा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो अचानक से इतने बड़े उपमहाद्वीप की मालिक कैसे बन बैठी। और ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार तो था नहीं। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। कंपनी ने ना बस हर बदलते हालात का फायदा उठाया और अपने लालच को एक बड़े प्रॉफिट इंजन में बदल दिया। तो चलिए इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये पावर गेम असल में शुरू हुआ। साल 1707, औरंगजेब की मौत। इस एक घटना ने पूरे भारत का जो पॉलिटिकल मैप था वो कैसे बदल कर रख दिया। नैनो, 1707 का जो साल है ना, वो भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि औरंगजेब के टाइम तक मुगल साम्राज्य बहुत पावरफुल और सेंट्रलाइज था। दिल्ली से सब कुछ कंट्रोल होता था। लेकिन उनकी डेथ के बाद दिल्ली का कंट्रोल वीक होने लगा और इसी वजह से एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम, यानी सत्ता का शून्य पैदा हो गया। मतलब जो रीजनल गवर्नर या सूबेदार थे, जो पहले दिल्ली की बात मानते थे, उन्होंने अब खुद को आजाद समझना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही। जो बड़े बड़े जमींदार और सूबेदार थे, उन्होंने इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। अब जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद और मराठा, ये सब अपनी अपनी स्वतंत्र रियासतें बनाकर बहुत पावरफुल हो गए। अब कोई एक सेंट्रल पावर बची नहीं थी। पूरा देश छोटे बड़े गुटों में बंट गया था, जो आपस में ही लड़ते रहते थे। और बस इसी उथल पुथल के बीच ना, समंदर के रास्ते अंग्रेज अपनी एंट्री ले रहे थे। अब अगर 18वीं सदी की बात करें तो उनका उदय कैसे हुआ, क्योंकि उनका पूरा फोकस तो सिर्फ व्यापारिक एकाधिकार या जिसे मर्केंटाइलिज्म कहते हैं उस पर था ना। हाँ, और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया था 1600 ईस्वी के उस शाही फरमान ने, जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। हाँ, इस चार्टर ने ना ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की पूरी मोनोपोली दे दी थी। मतलब इंग्लैंड की कोई भी दूसरी कंपनी उनके साथ कंपटीशन कर ही नहीं सकती थी। मर्केंटाइलिज्म का बेसिक रोल ही यही है कि अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो मार्केट से अपने सारे राइवल्स को आउट कर दो। तो ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे आज के टाइम में किसी एक स्टार्टअप को पूरी दुनिया के एक बहुत बड़े मार्केट का इकलौता लाइसेंस मिल जाए और बाकी जितने भी पुर्तगाली, डच या फ्रांसीसी थे उनको गेम से ही बाहर कर दिया जाए। उनका रास्ता तो पहले दिन से ही क्लियर था। बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है ये। और उनका जो प्रॉफिट इंजन था वो बहुत सिंपल तरीके से काम करता था। वो केप ऑफ गुड होप का लंबा रास्ता तय करके भारत आते थे। यहाँ से बहुत सस्ते में कच्चा माल जैसे सूती कपड़ा, रेशम, काली मिर्च और लौंग खरीदते थे और फिर उसे यूरोप में ले जाकर भारी मुनाफे पर बेचते थे। बस यही उनका इकलौता मोटिव था। अच्छा, तो अब चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। अगर वो सिर्फ व्यापार कर रहे थे और उनका ये प्रॉफिट वाला मॉडल इतना बढ़िया चल रहा था, तो फिर ये तोपे और किले कहाँ से बीच में आ गए? मतलब व्यापार से किलेबंदी तक का सफर कैसे तय हुआ? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन है। देखो, 1651 में हुगली नदी पर पहली फैक्ट्री लगी, लेकिन 1696 तक आते आते वो कलकत्ता में किलेबंदी करने लगे और जमींदारी खरीदने लगे। हाँ, तो ये अचानक से आक्रामक रवैया क्यों? क्या है ना, इसका मूल कारण कोई भारी हमला नहीं था। विवाद की जड़ थी औरंगजेब के उस फरमान का गलत इस्तेमाल। औरंगजेब ने कंपनी को ड्यूटी फ्री व्यापार करने की छूट दी थी, लेकिन कंपनी के जो अफसर थे वो अपने पर्सनल व्यापार पर भी टैक्स देने से मना करने लगे। ओहो, मतलब कंपनी के नाम पर अपना खुद का प्राइवेट बिजनेस बिना टैक्स दिए चला रहे थे। बिल्कुल। और इससे बंगाल के नवाब के खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। कोई भी शासक अपने रेवेन्यू का ऐसा नुकसान क्यों बर्दाश्त करेगा? और इसी का नतीजा था कि 1756 में नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के किले और कासिम बाजार की फैक्ट्री पर सीधा हमला कर दिया। बाप रे, मतलब नवाब का मैसेज एकदम साफ था कि भाई तुम व्यापारी हो, व्यापारी बन के रहो। लेकिन अंग्रेज कहाँ चुप बैठने वाले थे। और यहीं पर कहानी में आता है 1757 का प्लासी का युद्ध। मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है। पर क्या ये वाकई कोई बहुत बड़ा युद्ध था? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो प्लासी कोई बहुत बड़ी मिलिट्री जीत नहीं थी।
असल में ये युद्ध हथियारों से कम और रणनीतिक विश्वासघात से ज्यादा जीता गया था। रॉबर्ट क्लाइव, जो इस पूरी साजिश का आर्किटेक्ट था, उसने मीर जाफर को नवाब बनने का लालच दिया। अच्छा, तो मीर जाफर की सेना ने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया? हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने 1759 में एक बहुत ही फेमस बात लिखी थी कि ऐसी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। उसे समझ आ गया था कि यहाँ की व्यवस्था अंदर से कितनी खोखली है। पर एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर अंग्रेज इतने ही ताकतवर हो गए थे और उन्हें ये बात पता चल गई थी, तो उन्होंने सीधे खुद गद्दी क्यों नहीं संभाली? ये मीर जाफर या उसके बाद मीर कासिम को कठपुतली बनाकर क्यों बिठाया? क्योंकि कंपनी को ना बिना जिम्मेदारी के सत्ता चाहिए थी। मतलब सारा फायदा चाहिए, बिल्कुल काम कुछ नहीं करना। बिल्कुल सही। अगर वो गद्दी पर बैठते तो उन्हें प्रशासन संभालना पड़ता और सबसे बड़ी बात, जनता के गुस्से का सीधा सामना करना पड़ता। कठपुतली नवाब होने से क्या था कि अगर कुछ भी गलत होता तो गालियां नवाब क्यों पड़ती थी, जबकि कंपनी पर्दे के पीछे से आराम से अपना टैक्स फ्री व्यापार और नवाबों से कीमती उपहार वसूल रही थी। वाह, कितनी चालाकी है। हाँ, लेकिन जब इन कठपुतलियों ने भी अपनी प्रजा के सामने इज्जत बचाने के लिए थोड़ा विरोध करना शुरू किया, तो फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। और बक्सर की लड़ाई के बाद तो सब कुछ ही बदल गया, क्योंकि 1765 में आता है वो सबसे बड़ा आहा मोमेंट, जब मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान ही नियुक्त कर दिया। ये तो मतलब एक तरह से पूरी वित्तीय सत्ता का ट्रांसफर ही हो गया ना। ये कंपनी के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। आप इसे ऐसे समझो, दीवानी मिलने से पहले कंपनी को सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना और चांदी लाना पड़ता था, लेकिन दीवानी के बाद बंगाल के रेवेन्यू से, यानी वहीं के टैक्स के पैसों से ही कंपनी अपना व्यापार भी करने लगी, अपनी फौज भी पालने लगी और किलों का खर्च भी निकालने लगी। क्या बात करो, मतलब ब्रिटेन से जो सोना आ रहा था वो एकदम बंद हो गया? जी बिल्कुल बंद हो गया। और कंपनी के अफसर इतनी बेहिसाब दौलत कमाकर ब्रिटेन लौटने लगे कि वहां के लोग उन्हें मजाक में और जलन से नवाब बुलाने लगे, जो असल में नवाब शब्द का ही अंग्रेजी वर्जन था। अरे बाप रे, मतलब दूसरों का पैसा और प्रॉफिट पूरा अपना। लेकिन सिर्फ पैसे से तो बात नहीं बनी ना, उन्होंने कूटनीतिक घुसपैठ भी तो की। मुझे याद है 1832 में जेम्स मिल का एक कोट है, वो लिखते हैं कि रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। तो ये रेजिडेंट वाला क्या जाल था? बक्सर के बाद ना हर रियासत में ब्रिटिश रेजिडेंट, यानी उनके पॉलिटिकल एजेंट बैठा दिए गए। अब कागज पर तो वो सिर्फ व्यापारिक मामलों के लिए थे, लेकिन असल में वो राजा के हर फैसले में दखल देने लगे। मतलब राजा सिर्फ नाम का रह गया था। हाँ, रियासत की विदेशी नीति क्या होगी, यहाँ तक कि अगला राजा कौन बनेगा, ये सब भी रेजिडेंट तय करने लगे थे। ये एक तरह का साइलेंट टेकओवर था। लेकिन जब ये कूटनीतिक काम नहीं आई, तब क्या हुआ? क्योंकि यहाँ कहानी में आता है सीधा टकराव। जब कंपनी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स पर सीधा खतरा मंडराया, तब उन्होंने अपनी असली पावर दिखाई। जैसे अगर हम मैसूर की बात करें। बिल्कुल, मैसूर उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। हैदर अली और फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान ने कंपनी को सीधा चैलेंज किया। उन्होंने अपने बंदरगाहों से चंदन, काली मिर्च, इन सब का निर्यात ही रोक दिया और फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। हाँ, और मैंने पढ़ा है कि वो 4 भयंकर युद्ध लड़े गए थे। हाँ, 4 एंग्लो मैसूर युद्ध। और आखिरकार 1799 में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुए। और टीपू सुल्तान की बात हो रही है तो उनके उस मैकेनिकल टाइगर का जिक्र करना तो बनता है। वो खिलौना जिसमें एक बाघ एक यूरोपियन सैनिक को खा रहा है, वो सिर्फ एक खिलौना ही नहीं था, वो उनकी तकनीकी और राजनीतिक सोच का कितना बड़ा प्रतीक था, जिसे बाद में अंग्रेज लूट कर लंदन ले गए। ये उनकी मानसिकता दिखाता है। और ऐसा ही कुछ उन्होंने मराठों के साथ भी किया। जो मराठा संघ था ना, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, उन सबको 3 एंग्लो मराठा युद्धों के बाद पूरी तरह कुचल दिया गया। और 1819 के आते आते गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता या पैरामाउंसी का दावा कर दिया। मतलब कि अब कंपनी की सत्ता सबसे ऊपर है। बिल्कुल, अब उनके ऊपर कोई नहीं था। लेकिन एक बात बताओ, मुगल और मराठा इतनी बड़ी ताकत थे, फिर कंपनी की सेना उनसे जीत कैसे रही थी? इसका मेन रीजन था उनकी मिलिट्री स्ट्रक्चर में फर्क। मुगल और मराठा फौज मेनली घुड़सवारों और तीरंदाजों पर डिपेंड करती थी, जिसमें ज्यादातर किसान होते थे। अच्छा, और कंपनी की सेना? कंपनी की सिपाही आर्मी में पैदल सेना होती थी, जिनके पास मस्केट और मैचलॉक जैसी बंदूकें होती थी। और सबसे बड़ी बात, वो प्रोफेशनली ट्रेंड सैनिक थे, कोई पार्ट टाइम किसान नहीं। उनके कड़े अनुशासन के सामने पुरानी तकनीक टिक नहीं पाई। Here is where it gets really interesting, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे राज्यों तो बिना लड़े ही हड़प लिए।
कागजों और दस्तावेजों से कब्जा। हाँ, और इसमें 2 नीतियां सबसे खतरनाक थीं। पहली थी रिचर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, जो 1798 के आसपास आई। इसमें राजा को अपनी सेना रखने का हक नहीं था। कंपनी उन्हें सुरक्षा देगी और बदले में राजा उन्हें पैसे देगा। अरे ये तो बिल्कुल हफ्ता वसूली जैसा लग रहा है। और अगर राजा पैसे ना दे पाए तो उसका राज्य जब्त। इसी नीति से 1801 में अवध और फिर हैदराबाद का बड़ा हिस्सा छीन लिया गया। बाप रे। और दूसरी नीति तो इससे भी अजीब थी, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। हाँ, इसमें रूल ये था कि अगर कोई राजा बिना अपने सगे बेटे यानी बिना पुरुष वारिस के मर जाता है तो उसका राज्य सीधा ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाएगा। गोद लिए हुए बच्चे को राजा नहीं माना जाएगा। और इसी बेतुके नियम से उन्होंने सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी सब हड़प लिया। पर 1856 में अवध का जो अंतिम विलय हुआ था वो तो सबसे अलग था ना, वहां तो नवाब थे। बिल्कुल। जब कोई रूल काम नहीं आया तो उन्होंने नया तर्क दिया कुशासन का, यानी मिस गवर्नमेंट। उन्होंने बोला कि हम अवध की जनता को नवाब के खराब शासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हैं। क्या पाखंड है ये, जो खुद पूरे देश को लूट रहे हैं वो जनता की भलाई की बात कर रहे थे। और इसी का नतीजा बहुत भयानक हुआ। लोगों को अपने नवाब से बहुत प्यार था। इस अपमान से जनता में इतना भयंकर गुस्सा भर गया जिसने 1857 के महान विद्रोह की नींव रखी। तो अगर अब हम इस पूरी कहानी का निष्कर्ष निकालें, जो प्रेजेंटेशन की आखिरी स्लाइड यानी स्लाइड 14 के पिरामिड में दिया है, तो ये ब्रिटिश विजय की पूरी संरचना या द एनाटॉमी ऑफ कॉन्क्वेस्ट क्या थी? अगर आप इस पिरामिड को देखो तो बॉटम में है आर्थिक घुसपैठ। उन्होंने कभी किसी अनजान इलाके पर सीधा हमला नहीं किया। पहले दीवानी लेकर इकोनॉमी पर कब्जा किया, फिर कूटनीतिक दबाव डाला, रेजिडेंट बिठाए, उसके बाद कानूनी हेरफेर किया विलय नीति से, और एकदम टॉप पर जब कोई सीधा खतरा बना तब जाके मिलिट्री से युद्ध किया। मतलब एक पूरा सिस्टमैटिक टेकओवर। अब दर्शकों, आज के इस चर्चा के बाद मैं आपके लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। आज के टाइम में जब हम बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को देखते हैं जो दुनिया भर का डेटा और बाजार कंट्रोल कर रही हैं, तो क्या हमें उस पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी की इस आर्थिक घुसपैठ से सत्ता तक की रणनीति में कोई समानता नजर आती है? क्या डेटा आज की नई दीवानी है? ये वाकई में सोचने वाली बात है। बहुत ही गहरा सवाल है ये। इतिहास हमेशा खुद को अलग अलग रूपों में दोहराता है। बिल्कुल। तो पॉइंट टू लर्न चैनल के सभी दर्शकों, अगर आपको आज का ये गहराई से किया गया विश्लेषण और इस प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स का ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की चर्चा में सबसे हैरान करने वाला फैक्ट कौन सा लगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पॉइंट टू लर्न को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।